हेलो प्रिय छात्राओं, अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की जो दूसरी विधि है उस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं, वहाँ उस पॉइंट पे हम आ गए हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो अगली विधि है हमारे सिलेबस के अंदर वो है इनकम मेथड, जिसको हम आय विधि के नाम से जानते हैं। तो इनकम मेथड में हम राष्ट्र की आय कैसे मापते हैं? तो जो राष्ट्र के जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, सामान्य नागरिक हैं, उन सभी सामान्य नागरिकों के द्वारा देश या विदेश के अंदर अपनी उत्पादन सेवाओं के बदले में जो कमाई की जाती है, जो पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है अपनी कमाई के बदले में, वो सारा का सारा पारिश्रमिक को जोड़कर, कंपनसेशंस को जोड़कर हम राष्ट्र की आय को ज्ञात करते हैं। तो राष्ट्र की आय को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हर क्षेत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। हम सबको पता है कि हम कोई भी अर्थव्यवस्था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर। और इन सभी सेक्टरों में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला किसान हो या कोई दुकानदार हो, कोई भी हो, उनके द्वारा जो अपनी उत्पादन सेवाओं के बदले में, चाहे वो उत्पादन सेवाएं लेबर की हो, कैपिटल की हो, जमीन की हो या एंटरप्रेन्योरशिप की हो, उन सभी के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे, उन सब का जोड़ सम टोटल निकालकर हम क्या करते हैं, राष्ट्र की आय ज्ञात करते हैं। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, आप सबको पता है कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। इन सभी को जो इनकी सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, यानी कि ये कारक हैं, ये साधन है, उत्पादन के फैक्टर्स हैं, इनके बदले में जो प्राप्त करते हैं अपनी सेवाओं के बदले में, उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स ये वो जो कर्मचारी हैं या जो लेबर फोर्स है जो दूसरों के लिए काम करता है, चाहे वो किसान के खेत में काम करता हो, दुकान पे काम करता हो, या सरकारी या गैर सरकारी उद्यमों के अंदर किसी भी में भी काम करता हो, तो उनको जो पारिश्रमिक मिलता है उनकी लेबर फोर्स के बदले में, जिसको आप वेजिस का नाम जानते हैं, यहाँ पे हमने कंपनसेशन का नाम दिया है, तो पारिश्रमिक का नाम दिया है, तो वो क्या कहलाता है, वो उसकी वेजिज होंगी। और इसके अंदर हम 3-4 चीज़ें शामिल करते हैं। नंबर 1 शामिल करते हैं जो मजदूरी है, कंपनसेशन है, जो नगद के रूप में दिया गया है, जिसको कर्मचारियों का वेतन भी कहते हैं वो, या किसी कर्मचारी ने अपने एम्प्लॉय से कोई चीज़ प्राप्त कर ली है अपने काम के बदले में, जिसको काइंड कह सकते हो, प्रकार वस्तु के रूप में लिया गया है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या कंपनी के जो होते हैं, तो एम्प्लॉयर यानी कि लगाने वाला जो है, कर्मचारियों को लगाने वाला, वो अपने कर्मचारियों की भविष्य के लिए सुरक्षा निधि में जमा करवाता है, जैसे GPF है, PPF वगैरह हैं, या आजकल NPS वगैरह सिस्टम है, तो उसमें जो योगदान दिया जाता है ये। और जो कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बाद जो पेंशन्स बनती हैं वो, ये सारे का सारा चारों मादों का जोड़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं या कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाएगा। उसके अलावा जो 3 साधन और बच गए हैं उत्पादन के, एक लैंड, एक पूंजी और एक प्रॉफिट। उनको लैंड को जो मिलता है उसे रेंट बोलते हैं, हम लगान बोलते हैं, और जो पूंजी को मिलता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। इन तीनों जो कंपनसेशन है इन सर्विसेज के लिए, इन सबको हम ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानते हैं। प्रचालन अधिशेष बोलते हैं इसको, हिंदी में इसके नाम से जाना जाता है। प्रचालन अधिशेष इसलिए अलग से नाम दिया गया इसका, क्योंकि ये जो इनकम है, चाहे वो रेंट की हो, इंटरेस्ट की हो या प्रॉफिट की हो, ये इनकम आप अपने शारीरिक मजदूरी से ना लेकर आपके द्वारा जो क्रिएट किया गया जो एसेट है, जो क्या बोलते हैं हम उसको, जो पूंजी आपने क्रिएट कर दी है, जो प्रॉपर्टी आपने क्रिएट कर दिया, उस प्रॉपर्टी की सेवाओं के बदले में आपको ये मिलता है, इसलिए हम अलग से पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद। 2 मद ही जोड़े जाते हैं फैक्टर इनकम में। तीसरा जो मद जोड़ा जाता है वो है मिक्स्ड इनकम का, मिश्रित आय,
मिश्रित आय हम वहां से निकालते हैं जब कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर है, किसान है या कोई दुकानदार है, वो अपने व्यवसाय में अपनी पूंजी भी लगाता है, अपना श्रम का भी योगदान देता है और जोखिम वगैरह भी उठाता है। तो इस व्यवसाय में कितना हिस्सा उसका जोखिम के कारण है, कितना उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण है, कितना हिस्सा उसकी सेल्फ कैपिटल के कारण है, खुद के कैपिटल के कारण है, ये हम अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उनकी जो भी आय होती है उसको मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये जो तीनों जो आपके शामिल किया गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का जोड़ जो होगा वो जो हमारे देश के सामान्य नागरिक हैं, उन सभी सामान्य नागरिकों ने जो घरेलू क्षेत्र में जो कमाई की है उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, अर्थात जो देश के अंदर विदेशी नागरिक अपने साधन सेवाओं के बदले में कमा ले जाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो विदेशों से हमारे नागरिक, सामान्य नागरिक कमा के लाते हैं वो हम इसको जोड़ देते हैं। तो इन चारों का जोड़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अर्थात राष्ट्रीय आय है। तो ये तरीका था हमारा, दूसरी विधि थी जिसमें हम राष्ट्र की आय को निकालते हैं, और इसमें हम राष्ट्र के जो आम सामान्य नागरिक हैं उन सब के द्वारा जो उत्पादन सेवाएं दी जाती है उसके बदले में किए जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा, जो पहले तीन मदे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये इन तीनों का जो जोड़ होता है वो घरेलू आय है, और इसके अंदर जो सामान्य नागरिक हैं वो भी शामिल होते हैं, जो विदेशी नागरिक हमारे घरेलू क्षेत्र में आके उत्पादन सेवा के बदले प्राप्त करते हैं एक साल के दौरान, वो भी शामिल किया जाता है। इसलिए ये हमारी घरेलू आय है, और इस घरेलू आय में से हम विदेशियों की आय को घटा देते हैं और हमारे जो सामान्य नागरिक विदेशों से जो लाते हैं उसको जोड़ देते हैं, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, विदेशों से शुद्ध कारक आय, ये हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास अब चारों का जोड़ा जो आएगा राष्ट्र की आय के बराबर होगा। अब इसमें राष्ट्र की आय निकालने की जो इनकम मेथड है, इसमें कुछ सावधानी महत्वपूर्ण आपको यही करनी है। आप कोई भी ऐसी पेमेंट जो किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की है आय के रूप में, वो शामिल नहीं करेंगे जिसके बदले में देश या विदेश के अंदर कोई उत्पादन, वस्तु या सेवा का ना हुआ हो। जैसे ट्रांसफर पेमेंट वगैरह है, कोई बॉन्ड वगैरह के जरिए आपने कमाई कर ली है, तो वो चीज़ें हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अब हम हमारे जो तीसरी विधि है, एक्सपेंडिचर जो मेथड है, व्यय विधि है, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो राष्ट्र की जो घरेलू क्षेत्र में हमारे देश में जो वस्तुएं निर्मित हुई हैं, खासतौर पर जो फाइनल वस्तुएं निर्मित हुई हैं, उन सभी वस्तुओं पर किस किस सेक्टर के द्वारा खर्च किया जाता है, तो उस खर्च से हम राष्ट्र की आय निकालते हैं। क्योंकि हमें ये पता है जितना फाइनल खर्च होता है राष्ट्र का, उतना ही राष्ट्र की आय होती है, और उसके बराबर ही राष्ट्र का उत्पादन उस वित्तीय वर्ष के दौरान होता है। तो ये तीनों, राष्ट्र की आय, राष्ट्र का उत्पादन और राष्ट्र का जो एक्सपेंडिचर है, वो तीनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं बनी हैं, उन वस्तुओं पर खर्च कहाँ कहाँ से आता है? चार जगह से खर्च आता है। जैसे हमारा देश है भारत देश, तो इसमें जो खर्च है वो चार जगह से है। नंबर एक खर्च होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट व्यक्ति या संस्थाएं करती हैं, एक तो वो खर्च करेंगे। दूसरा, संस्थाएं नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि संस्थाओं को प्रोडक्टिव इकाई ले लेते हैं, तो जो कंपनियां वगैरह हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के में आ जाती हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होगा वो मुख्यतः प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा, और जो प्राइवेट एनजीओज वगैरह होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा किया गया जो खर्च है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर हम लेंगे। एक तो ये खर्च होगा। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है अपने जो पब्लिक का वेलफेयर के लिए, तो उसके द्वारा जो भी खर्च किया जाता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तीसरा जो खर्च होता है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश खर्च होता है। ये जो निवेश खर्च है इसके तीन पार्ट है। नंबर वन है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये मेजर पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। ये जो बिजनेस इकाई हैं, जो बिजनेस उद्यम हैं, उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है,
या उसको कायम रखने के लिए जो खर्च किया जाता है वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय द हाउस होल्ड, जो घरेलू व्यक्ति है जो अपने मकान बनाते हैं उन मकानों पे किया गया जो खर्च है वो भी देश का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है चेंज इन स्टॉक, कि आपकी अर्थव्यवस्था में कंपनियों का स्टॉक रह जाता है। 3 टाइप का स्टॉक रह सकता है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान। नंबर 1 कच्चा माल आपने खरीदा, उसको आप फिनिश गुड में ना लेने पाए तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मान लेते हैं कंपनी का। दूसरा सेमी फिनिश गुड है, जो अर्धनिर्मित वस्तु हैं, उसको भी हम क्या इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कंपनी का, क्योंकि कंपनी के पास ही अभी भी वो। और तीसरा जो होता है वो होता है फिनिश गुड आपके पास रहेगी, बिकी नहीं है। तो ये तीनों चीजें, चाहे आपकी रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फाइनल गुड्स जो अनसोल्ड रह गई हैं वित्तीय वर्ष के दौरान, उन सभी को हम चेंज इन स्टॉक कहलाते हैं। तो ये चीजें हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में मापते हैं। अब जो फोर्थ जो माध्य आइटम है वो है नेट एक्सपोर्ट का। देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आपको जानना क्या होता है, ये आपको जरूरी है। एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर है, खर्च है जो विदेशी नागरिक हमारे देश की वस्तुओं पर करते हैं। हमने कोई कपड़ा बाहर विदेश में भेजा, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं हम। उसके द्वारा जो किया गया जो खर्च है विदेशियों के द्वारा वो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर है। तो एक्स का मतलब है वो रुपया जो विदेशियों ने हमारे देश की वस्तु खरीदने के लिए प्रयोग किया गया है, खरीदी है। और इंपोर्ट वो हो जाता है जो हम हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में हम क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट को माइनस में किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस इंपोर्ट में प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का वो पार्ट भी शामिल होता है जो विदेशी वस्तुओं पे खर्च कर दिया। इस सी के अंदर 2 तरह का एक्सपेंडिचर है, एक तो घरेलू वस्तुओं पे किया गया खर्च है और एक विदेशी वस्तुओं पे किया गया खर्च है। तो विदेशी वस्तुओं पे किया गया खर्च तो क्या होगा, प्राइवेट इंपोर्ट कहलाएगा, कंजप्शन इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार गवर्नमेंट भी करती है, विदेशों से चीजें मंगवाती है, तो वो पार्ट इंपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा, वो भी घटाएंगे। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो भी बाहर से चीजें खरीदती हैं, वो भी क्या कहलाया जाएगा आपका इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को हम घटा देंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये नेट हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो विदेशियों ने खर्च किया गया। तो इन सब का टोटल कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट का जो सम टोटल होगा, ये अपने जो घरेलू क्षेत्र है उसमें जितनी भी वस्तुएं बनी है उन वस्तुओं पर किया गया खर्च है, फाइनल वस्तुओं पर। तो इसलिए ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा। अब इसमें से हम 2 चीजें घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो नेट आ जाएगा ग्रोस की जगह पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट है, सब्सिडीज का इफेक्ट है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं तो आपका एमपी की जगह एफसी आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और जो विदेशों से कारक आए आपके जो उत्पादन के साधन कमा के लाते हैं, नेट फैक्टर का उसको जोड़ देते हैं तो आपके सामने आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, जो राष्ट्रीय आय के हैं। तो आप देख सकते हैं चाहे विधि कौन सी भी प्रयोग की हो, प्रोडक्ट मेथड हो या इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर, तीनों से हम राष्ट्र की आय निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो उसके अंदर केवल एक ही मेथड नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के अंदर तीनों मेथड का प्रयोग किया जाता है। मुख्य जो मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। जो इम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट्स वगैरह में, उनमें हम आय विधि का प्रयोग करते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें कितना खर्च किया गया है पब्लिक के द्वारा, उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज किया जाता है। तो हमारे देश में जो राष्ट्र की आय निकाली जाती है हर साल, वो तीनों मेथडों का यूज करके निकाली जाती है। अब आय जो एक्सपेंडिचर मेथड में, उसमें लास्ट पॉइंट यही है, कोई भी एक्सपेंडिचर वो आपको काउंट नहीं करना जो फाइनल गुड्स पे ना हुआ हो। जो शेयर वगैरह पे हैं या पुरानी चीज पे कोई एक्सपेंडिचर किया गया है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। आप वही एक्सपेंडिचर शामिल करेंगे जो नई चीज पे बना है, उस कोई नई उत्पादन वस्तु बनी हो या नई सर्विसेज क्रिएट हो, उस पे ही किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।